नाज़रीन कराम, मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि कभी किसी चीज़ पर तवज्जो की जाती है, कभी किसी चीज़ पर तवज्जो की जाती है, कभी अदालतें सामने आ जाती हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट सामने आ जाती हैं, कभी मईशत मुँह चढ़ा रही होती है, कभी सिक्योरिटी के मसाइल सामने होते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई मसला होता है। आजकल अदलिया का मसला एक बड़ा ज़ोर शोर से जारी है और लोगों को दरपेश है एक ऐसा सूरत हाल जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है। वो फैसला आया ना जी, फैसला यही आया कि जो सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, वो अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं पीटीआई के अरकान को। अब इधर शोर पड़ गया जी, पीटीआई ने दरख्वास्त नहीं दी थी, वो तो उसमें शामिल नहीं थे, ये आपने कहाँ दे दी हैं। फैसला भी कोई मामूली यानी कि 2-4 लोगों ने नहीं, 8-5 ही अक्सरियत से आया है और खुल के आया है। काजी फाइज ईसा साहब ने इसमें कोई रूह रियायत नहीं रखी, वो खुद फैसले के मुखालफ दिखाई देते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, जो फैसला है वो आना चाहिए। लगता था अदलिया बड़े खुल कर बात कर रही है, खुल कर चल रही है। इस फैसले के आने के बाद लगता था कि ये शायद फैसला इस्टेब्लिशमेंट को भी कबूल नहीं है और हुकूमत को भी कबूल नहीं है। लोगों ने कहा ये तो आइन री राइट करने के मुताबिक है। अभी इस फैसले की तफसील नहीं आई थी, मुफस्सल यानी कि फैसला नहीं आया था कि उसके बाद जो इख्तलाफी नोट था 2 जजों का, वो सामने आ गया। उसमें साफ कहा गया कि आइन की फ़लाँ शिक को अगर आप सस्पेंड नहीं करते तो इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है और आप किसी इदारे को इस पर अमल दरामद के लिए नहीं कह सकते। बस जनाब, यानी कि बिल्ली के बागुन छीका टूटा वाला वो पुराना मुहावरा होता है ना, तो वही सूरत हाल पैदा हो गई। बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, और उन्होंने भी क्या नाम है, हमारा इलेक्शन कमीशन भी चला गया कि जी जो 39 लोगों ने कहा था कि हम तहरीक इंसाफ में हैं वो तो हमने दे दिए, बाकी 41 या शायद इतने ही लोग हैं, उनके बारे में क्या राय है कि वो पार्टी फिर बदल दें। पहले उन्होंने हल्फ दिया था कि हम फलां पार्टी के रुकन आप बदल दें, क्या आपकी क्या राय है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट छुट्टियां मना रहा है, आराम कर रहा है। उन्होंने अभी जो एक रिवीजन की अपील थी उसको सुनना है, वो उन्होंने भी दायर की है, हुकूमत ने भी दायर की है। कुछ लोगों को कहा कि फैसले पर तो अमल होगा, कुछ ने कहा कि रिवीजन के बाद ही अमल होगा। ये बहस जारी थी। उतनी देर में पार्लियामेंट ने करारदाद पास कर ली, टकराव तो पैदा हो गया। यानी जिसमें वो साबित ये करना चाहते थे कि ये कब तक चलेगा जनाब, कि सुप्रीम कोर्ट फैसला 2 प्राइम मिनिस्टर को घर भेज चुकी है। आइन में कोई तरीक़ाकार दर्ज नहीं है कि कोई अदालत जो है किसी प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को घर भेज दे। हमारी अदालतें भेज देती हैं। और पिछली बार भी एक अद फैसले के बारे में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं किया गया, रीराइट किया गया। तो अगर अदालत फैसले को रीराइट कर दे तो इसका हकम कौन बनेगा, इसकी जजमेंट कौन देगा, इस पर उनकी गिरफ्त कौन करेगा, कोई भी नहीं है। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट, सुप्रीम पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया कि ये हो नहीं सकता, इस तरह वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। अब इस पर ये एक बहस चल पड़ी कि अगर पार्लियामेंट क्या और अदलिया आमने सामने आ गए तो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जो उन्होंने फैसला लिखा था अब मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने कल एक ह्यूमन राइट कमीशन की फंक्शन में तकरीर करते हुए, जिसके हवाले से उन्होंने एक ज़माने में फैसला लिखा था जिस पर अमल नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है वो हतमी होता है, उस पर अमल करना लाजमी होता है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि ये कहने की ज़रूरत क्या है, इतनी जुडिशल एक्टिविज़म की क्या ज़रूरत है। वो नसरुल मिनल्लाह जो हैं वो बैठे हुए वहाँ, अतर मिनल्लाह वो अमेरिका में इस तरह के ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं, ये यहाँ दे रहे हैं। अदालतें जो हैं, जजेस जो हैं कमरा अदालत में रिमार्क्स पास करती हैं बड़ी तेज़ से। अब से नहीं, बहुत देर से हो गया, ये एक रवाज पैदा हो गया है, पहले नहीं होता था। तो ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है ये मुल्क कहाँ लेके जाएगी, और ये जो तय हो गया है कि ये करके रहेंगे और इस तरह हुकूमतें भी बदली जा सकती हैं, ये कोई तरीका नहीं था आइन में। इससे पहले 2 वज़ीर आज़म हारे गए हैं। अब लोग सोचते हैं कि ये तरीका इख्तियार करना कि अदालतों के फैसले से वज़ीर आज़म घर चले जाएँ, भेज दिया जाए, कि ये तरीका मुनासिब है। ये सारी बहसें एकदम चल पड़ी हैं और अदलिया की फ़ालियत पर भी गुफ्तगू हो रही है। वैसे तो किताबें लिखी जा चुकी हैं, और लेकिन हमारी मौजूदा सूरत हाल में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिस पे लोगों को बहुत डर लगता है। आज इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब मौजूद हैं जी, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सारे लॉयर
हैं गुफ्तगू कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साबर शाह साहब हमारे बहुत सीनियर साथी ये भी मौजूद होंगे, इनसे भी राय लेंगे कि ये क्या कहते हैं। पहले साबर शाह साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ, ताकि सब लोग कानूनदान तो है लेकिन पार्टी किसी ना किसी पार्टी से ताल्लुक़ है। मैं आपसे पूछता हूँ कि नक्शा है क्या, क्या बनता दिखाई देता है आपको? सजाद मीर साहब, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बहुत सारे जजों ने ये फैसला दिया था। अच्छा, अब हम 2 जजों की बात अगर मान लें तो इन जजों का क्या करेंगे? क्या इनको नहीं पता था कि आइन की तशरीह होना लाजमी है या उसकी कुछ शिकों को कलअदम करार देना लाजमी है? पता ही होगा ना। दूसरी बात ये है कि क्या मेजॉरिटी के फैसले की ये अहमियत है? और तीसरी बात ये है कि पार्लियामेंट का तो ये जो भी वो करे उसको स्ट्राइक डाउन इसलिए करना चाहिए कि पार्लियामेंट के मुफाद में ही नहीं जो फैसला आया, यानी उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। 3 चीजें। अब चौथी बात ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस पे तो अमल दरामद होना चाहिए। मेरी सिर्फ गुजारिश बहुत मुअद्दब तरीके से वो ये है इन जजों से कि देखिए, छुट्टियों पे चले गए आप, ठीक है, आपका हक है, आपको जाना चाहिए, फिर अपील होगी, फिर एक लंबा टाइम गेन होगा, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहीं बैठा है, हुकूमत बिल्कुल चल रही है जैसी भी चल रही है। तो क्या इतने अरसे में जो मुल्क की इकोनॉमी के जो हालात हैं, आपके सामने हमारी जो अगले 3 साल की लायबिलिटीज हैं, ये 70 से 75 अरब डॉलर हैं सजाद मीर साहब। आपकी टोटल एक्सपोर्ट अगले 3 साल में 100 अरब डॉलर भी नहीं होगी। आपकी जो टोटल इंपोर्ट है वो तकरीबन 250 अरब डॉलर होगी। आपकी जो रेमिटेंसीज हैं वो फिर जाके फिर कुछ 100 अरब डॉलर होंगी। यानी क्या करेंगे इन हालात में? आपकी कौन सी आमदन है? और नहीं, वो तो आपकी ठीक बात है, लेकिन अगर अमल दरामद हो जाए फैसले पे तो क्या ये मसला हल हो जाएगा? जी, अमल दरामद तो होना चाहिए ना। सबको पता है एक बात का कि आसमान का रंग नीला है। ये सीटें पीटीआई की हैं। अव्वल तो बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट को इस पे अमल दरामद कर देना चाहिए था, या सुओ मोटो ले लेते या कुछ और करते। सीटें तो पीटीआई की, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी जानते हैं। तो उनको सीटें देने में कौन सी कबात है? आगे बड़े मसाइल हैं, इनका क्या ख्याल है? इतने आसानी से एस्टेब्लिशमेंट हार मान लेगी अब सीटें दे भी दें कि वो आके अपना प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे? ऐसा नहीं होगा। बहुत टाइम गुजर गया। नहीं, इससे प्राइम मिनिस्टर तो अपना नहीं बनता, इससे तो सिर्फ यही है, कुछ बैलेंस बदलता है। लेकिन मसला कहने का है कि अदलिया को भी इतना खुल के, जिस तरह अतर मिन्नल्ला या मंसूर अली शाह साहब बयान दे रहे हैं और पब्लिकली बयान दे रहे हैं, रिमार्क्स कोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे जज जाते हैं, इनकी छोड़ दीजिए, वैसे देते हैं, तो ये एक्टिविज्म ठीक मुल्क को ठीक तरफ लेके जाएगी। और दूसरी बात यह कि अगर अदलिया कोई ऐसे फैसले दे दे जो माजी में देती आई है, जो आइन को री राइट करने के मुतरादिफ हो, तो उसका हकम क्या बनेगा? और उनका एक फाइनल वो फैसला करने वाले हैं, पार्लियामेंट क्या है फिर? मैं अर्ज कर रहा हूँ सजाद मीर साहब के, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे आगे साथियों से सवाल पूछने हैं। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। माजी में भी ऐसा हुआ है कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मुख्तलिफ फंक्शंस में कुछ बातें मुबहम अंदाज में और कुछ क्लियर तरीके से कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में है, मुल्क की मुफादने को बात कर दें, उसमें कोई अर्ज नहीं। दूसरा ये है कि हमें री राइट करना अब याद आ रहा है, जब हमें पता है कि हर दूसरे तीसरे साल यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है। कम से कम 10 क्राइसिस आ चुके हैं पिछले 30 साल में। पहले आपको याद नहीं आया कि इसके आइन के अंदर कितने ग्रे एरियाज और कितने लकूने हैं? और तीसरी बात मैं ये करूंगा कि बरतानिया में, इसराइल में और न्यूजीलैंड में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। वो तो प्रेसिडेंट की बेस पे फैसला देते हैं। बरतानिया में तो सुप्रीम कोर्ट ही 2009 में आई, उससे पहले तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स फैसला दिया करते थे, वो भी माजी की रवायात और ट्रेडिशंस को देखते हुए और पास्ट प्रेसिडेंट्स को देखते हुए। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपकी नीयत ठीक हो तो उन मुल्कों में तो आइन भी नहीं है। यहाँ आपके सामने फोटोग्राफिक एविडेंस के तहत वो उनकी अदालतें 24 घंटे काम करके सजाएं दे रही हैं जिन लोगों ने बरतानिया में 13 साल बाद दोबारा फसादात किए। यहाँ ये हो तो यहाँ कहेगी जी फिल्म ही जाली है, इसका फोरेंसिक करा लें जी, इसकी अपील कर लें। 6 अदालतों में जब अपीलें जाएंगी उस मुल्क में इंसाफ का क्या हाल होगा? अभी तक 9 मई की फिल्मों के बारे में भी कहा जा रहा है जाली हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है, वैसे तो अपनी जगह। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर शाहिद मसूद खान साहब, पहली बार आप हमारे प्रोग्राम में आए, छूटते ये मसला पेश आ गया है, पार्टी का मसला भी है आपकी, कि जजेस ये बोल रहे हैं। हम नहीं कहते कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, हम नहीं कहते जजेस का फैसला गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहीं पार्लियामेंट और अदालत के दरमियान टकराव तो नहीं हो जाएगा। और अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई अदालत
कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट इसमें छोड़ दीजिए, इस फैसले के बारे में नहीं कहता। माजी में मसलन जब पंजाब की हुकूमत ख़त्म हुई थी हमजा शहबाज की, उसके बारे में लोग कहते थे कि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने फैसला दिया कि रूह ये कहती है आइन की। तो फिर कौन फैसला करेगा? पार्लियामेंट किस काम के लिए है यहाँ? ये एक सवाल उठता है। और अगर अदालतें यूं हुकूमतें बदल दें तो फिर क्या रह जाता है पार्लियामेंट की? किसी दूसरे मुल्कों में अदालतें तो हुकूमतें नहीं बदलती, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सबसे पहली बात तो मीर साहब जो आपने बात की, ये चीज़ें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट की हैं। मेरा ये मानना है कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान कभी भी टकराव की सूरत हाल बन नहीं सकती। और जिन मसाइल का आपने जिक्र किया, ये मसाइल तो पाकिस्तान के अंदर हम लोग पहले दिन से देखते चले आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि ला इलाह के देश में किश्वर हसीन पर अलमिया ही अलमिया पाक सर ज़मीन पर, दूर तक अंधेरे हैं यास के बसेरे हैं, घात में लुटेरे हैं कैसी रात छा गई। लगता है आप डिबेटर हैं, ऐसे शेर पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिबेटर वाले। अलमिया ही अलमिया पाक सर ज़मीन पर। तो मेरे साहब बात यह है कि एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, आप 2024 के इलेक्शंस को अगर देखें और जिस तरह साबिर शाह साहब ने बात की कि बड़ा ही क्लियर था कि ये मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। किसी बच्चे से पूछ लें, किसी बूढ़े से पूछ लें, किसी नौजवान से पूछ लें, पाकिस्तान के किसी फ़र्द से पूछ लें कि ये जो 80 सीट्स आई, क्लेम हम लोग 180 सीट्स का करते हैं और उसके अंदर हमारे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर केसेस पड़े हुए हैं और वही इलेक्शन एक्ट कहता है कि 180 दिन के अंदर इनका फैसला होना है। लेकिन पार्लियामेंट जो हुकूमत जिस पार्लियामेंट के अंदर बैठी है, जो लोग बैठे हैं, वही जाकर स्टे ले आएँ तो हम किस साइड पे जाएं? फिर ये टकराव की सूरत हाल, जब आइन और कानून की मंशा के मुताबिक ये मुल्क नहीं चलेगा तो फिर इस तरह की हैजानी कैफियत आएगी। मांगी नहीं है कोर्ट से। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है, ये सीटें हमने कोर्ट से मांगने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आइन हमें ये सीटें देता है। आइन का आर्टिकल 61 एंड आर्टिकल 106, ये दोनों आर्टिकल बड़े क्लियर हैं। 61 हमारा जाता है नेशनल असेंबली के लिए और 106 जाता है प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए। जो पार्टी जितनी मैंडेट लेकर आएगी उसको उतनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से सीट्स एलोकेट हो जाएंगी। हमें ये मांगने की ज़रूरत नहीं थी, ये हमें मिल जानी चाहिए थी। लेकिन आपको भी याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जब हमने इलेक्शन सिंबल के हवाले से बात की थी तो उस हमारे फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सही तरह इंटरप्रेट नहीं किया, उसकी तशरीह सही मानों के अंदर नहीं आई, जिसकी वजह से ये लगा कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी ख़त्म हो गई। मुझे याद है जब 2024 के इलेक्शंस के अंदर मैं गया था अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने, तो रिटर्निंग ऑफिसर को मैंने उसके ऊपर लिखा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, एफिडेविट मौजूद था, पार्टी टिकट मौजूद थी, पार्टी का सर्टिफिकेट मौजूद था, बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन ऑन द बेसिस कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम उस दिन से, और आपको याद होगा ये फैसला रात को 1 बजे आया था। एग्जिस्ट नहीं करती, उनका ये पॉइंट है। इलेक्शन पर्पस के लिए इलेक्शन, उन्होंने कहा कि सिंबल आपके पास नहीं है लेकिन पार्टी तो एग्जिस्ट करती थी। जब हम वहां पे आए, अगर पार्टी एग्जिस्ट करती थी तो उसके बाद जब हम वापस आए, इलेक्शन अपना मैंडेट लेकर आए, इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन लड़के आए, हमारे कैंडिडेट्स जो है वो जीतने के बाद एज रिटर्न कैंडिडेट्स पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर पहुंचे, तो उस वक्त भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सीट्स को लेने के लिए अपनी एफिलिएशन वहाँ पे भी बार बार साबित की। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुरू दिन से हम ये बात कह रहे हैं कि उसका हमारे खिलाफ बायस जो है वो बड़ा अया है, हर मामले के अंदर अया है। और जिस तरह ये मामलात को लेकर चला गया, हमारी वो सारी की सारी सीट्स, हमसे वुमेन की भी सीट छीनी गई, हमसे माइनॉरिटीज़ की भी छीनी गई। तो जब हम गए अदालतों के पास, उसके अलावा हमारे पास कोई आप कहाँ गए? वो सुन्नी इत्तेहाद वाले गए, क्या नाम था उसका आपका? नहीं सर, नहीं, आपका दूसरा नाम अच्छा सा था। आपको याद होगा, देखिए मैंने पहले ये बात की कि ये बात जिस तरह साबिर शाह साहब ने बात की कि ये बात शहबाज शरीफ को भी पता है, ये बात एक एक बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले थे, जो हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, वो तो खुद आज़ाद इलेक्शन लड़के आए थे। उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर वोट लिया था। और ये बात हर चीज़ की तरह हर तरह से क्लियर है, हर आदमी के जहन में, हर चीज़ मामले के अंदर। आप मुझे ये बताएं कि जब आप अदालतों के अंदर बैठ के जजेस फैसला करते हैं तो क्या वो हकाइक से मुंह मोड़ लें? सिर्फ कानून, आइन ने, कानून ने अगर तशरीह होना है। आ गया, आपका भी आ गया है। साबिर शाह साहब का भैया जाफर इकबाल साहब, जाफर इकबाल साहब से पूछते हैं जी,
क्या जनाब आप क्या कहते हैं इस मसले पर? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी शद्दोमत से बयान करता आया हूं और मुझे डर था कहीं यही ना समझे कि मैं शायद आप ही की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप क्या कहेंगे कि सारे मसले पर जो एक्टिविज्म इतनी अदलिया भी दिखा रही है और तरीका भी ये पकड़ा हुआ है कि हुकूमतें घर चली जाती हैं, और ये भी इसरार है कि जो फैसला किया गया है अगर वो आइन से समझा जाए कि आइन को रीराइट किया गया है तो कोई इस पर कुछ नहीं कर सकता कि अदालत ने जो फैसला दे दिया है वही हतमी होगा। बहुत शुक्रिया जाद मीर साहब और मेरे आपको और मेरे बाकी कोलीग्स इस प्रोग्राम में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को, अहले पाकिस्तान को। देखिए, हम कोई आज इस मसले से दो चार नहीं हुए, ये जो जुडिशल एक्टिविज्म है, और जितनी सादगी से मेरे भाई तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए कि रोज़े रोशन की तरह अयां है, रोज़े रोशन की तरह अयां था कि जब 2013 में हुकूमत बनी, पार्लियामेंट मौजूद थी, तो फिर ये कैसे सिलसिला आगे चला और जुडिशल एक्टिविज्म प्लस कुछ वो साहिबान जो जिन्होंने गोद लिया था पीटीआई को, वो फिर कैसे सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क के अंदर पैदा करते हैं। वो साहिबान, वो अदलिया में हो, वो फौज में हो, वो ब्यूरोक्रेसी में हो, और इफ दे आर पॉलिटिशियंस फ्रॉम माय साइड, जो हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार, हम आईने पाकिस्तान के वफादार, हम अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर कदम उठाएंगे, तो फिर आपने देखा 13 से 18 तक कितने कदम किस किस ने उठाए, और उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कह लें, उसको एस्टेब्लिशमेंट के एक्टिविज्म कह लें, और फिर उसको तहरीक इंसाफ से तहरीक इंतशार बनता हुआ आप देख लें। पीटीवी किसी के विरासत नहीं है, ना नवाज शरीफ की ना इमरान खान की, वो उनसे ज्यादा मेरी प्रॉपर्टी है। वजीर आजम हाउस नॉट बिलोंग्स टू मिस्टर नवाज शरीफ, नदर टू इमरान खान, वो मेरी और आपकी रियासत पाकिस्तान की है। पार्लियामान इस 25 करोड़ अवाम का है, तो इन्होंने क्या हशर किया उनके साथ? वजारत दाखिला, तो निसार अली खान तो उसके वारिस नहीं थे, उसका वारिस तो मैं और सजाद मीर और पूरा पाकिस्तान है। तो इन्होंने क्या किया? डंडे उठाए, लठ ली, हम वजीर आजम को गिरेबान से पकड़ के निकालेंगे। अदलिया ने कहा इधर आइए हमारे पास, हम बैठे हैं, और ये भागते गए वहां। तब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने तब भी, अभी बात कर रहे थे मेरे भाई, वहां रवायात हैं, मुझे किसी अदालती नजीर में ये बता दीजिए कि ट्रायल कोर्ट का मुकदमा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाओ। मुझे कोई अदालती नजीर, कोई रिटर्न आइन, बड़ी मिसालें देते हैं ऑस्ट्रेलिया की, बरतानिया की, फलां जगह ये हुआ। भाई आप क्या कर रहे हैं ये तो मुझे बता दें। कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो मुताहिद अदालत के ऊपर निगरान जज बनेगा? कहाँ लिखा है कि आप जो एक बनाएंगे इंक्वायरी कमेटी, उसको जो है मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा? कहाँ ये लिखा है कि जिस शख्स का नाम तक नहीं पनामा पेपर्स के अंदर, और फिर पनामा पेपर्स में से कुछ ना मिला तो फिर आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी उसके लिए ले आए कि एक तनख्वाह आपने ली या नहीं ली? वो मतलब वजीर आजम को कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म से घर भेजा? बिल्कुल इसी तरह से फिर ये 18 तक क्या करते रहे? कराची बंद कर दो, वहां बंद कर दो, यहाँ बंद कर दो, फिर आगे आ जाइए जैसे तैसे करके। मतलब वो बाजवा साहब की बात करें, आसिफ गफूर साहब की बात करें, वो जो वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा को किस चीज से मंसूब कर रहे थे, और जनाब उस वक्त के आर्मी चीफ कि हमने वोटों के जरिए जो है वो शिकस्त दी है। किसको शिकस्त दी है भाई आपने? और फिर अगले 3 साल कहते रहे कि जी बिल्कुल हम एक पेज पर हैं, सारे फैसले मैं करता हूं वजीर आजम हाउस में बैठ के, और फिर अभी के ये फैसले ले लें कि कहीं मुझे दिखा दें, बरतानिया की पार्लियामेंट में दिखा दें, ऑस्ट्रेलिया की दिखा दें, पाकिस्तान के आइन में कहीं गुंजाइश बिठा दें कि जब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो फिर आप कैसे उससे भाग सकते हैं? ये भागे। कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर के ओहदे पे थे, उन्होंने भी आइन तोड़ा, आइन पामाल किया, इमरान खान ने भी किया, आरिफ अलवी साहब ने भी किया, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि इन्होंने आइन तोड़ा है। ये आज किस मुंह से आइन की बातें करते हैं? ठीक, इसी तरह जी जाफर इकबाल साहब दोबारा आते हैं आपकी तरफ। बैरिस्टर आमर हसन साहब बड़े गौर से देख रहे हैं ऐनक के शीशों के दरमियान छनती नजरों की चाप।
जी आमर साहब, क्या आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? क्या नक्शा नजर आता है आपको? बहुत शुक्रिया मीर साहब। नक्शा क्या है, ये पाकिस्तान का अलमिया है, 75 साल से इसी तरह जारी है। अगर आइन और कानून की बात करें तो आप किसी एक तरफ खड़े नहीं हो सकते हैं इस वक्त। अगर अदालतों का काम ये है कि वो आइन और कानून की तशरीह करें, तो पार्लियामेंट का ये काम है कि वो आइन बनाए या कानून बनाए। और अगर अदालतें आइन की तशरीह में इतना आगे निकल जाती हैं कि वो आइन से ही मावरा हो जाती हैं, तो फिर ये पार्लियामेंट का काम है ना कि वो कानून साजी करके उन्हें बताए कि हमारी मंशा क्या थी या इधर आइन क्या चाहता है। वो जज तो नहीं कानून बनाएंगे, कानून तो बहरहाल पार्लियामेंट बनाएगी। और हैरानगी तक तब होती है जब आप अपने इख्तियारात किसी दूसरे इदारे को देना चाहते हैं। ये मसला बड़ा, देखिए ये कहाँ से उठा, कहाँ से है ये मसला। ये पीटीआई के ऊपर पाबंदी को किसने दुरुस्त करार दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने उसे बतौर सियासी जमात इलेक्शन सिंबल नहीं लेने दिया और कहा कि दुरुस्त है इलेक्शन कमीशन का फैसला? आपकी अदालतें। आपकी अदालतों ने जब ये सारा कुछ कर लिया और ये सब कुछ हो गया, उसके बाद कानून के तहत वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए सारे। फिर सारे नीचे पेशावर हाई कोर्ट से फैसले होते गए कि सीट्स इनकी नहीं है। एकदम कैसे पता चला सुप्रीम कोर्ट को कि इन पे पाबंदी लगाना भी गलत था, इनसे सिंबल छीनना भी गलत था? अब वो लोग जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं, उन्हें किस तरह ये आइन से मावरा होके इजाजत दे सकते हैं कि अब वो दोबारा किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं? इसी तरह आज इस वक्त ये इजाजत होगी दूसरे लोगों को कि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो एक दफा फिर लोटाक्रेसी शुरू हो जाए, जिसे बड़ी मुश्किल से जिसके आगे बांधा गया है आईनी तरमीम ला के। तो मैं समझता हूं कि हमारे जजेस को ये कोई इतने अच्छा इनके किरदार नहीं रहे हैं। 76 सालों में हमेशा बेड़ा गर्क करने में जुडिशरी सरे फहरिस्ती रही है। इन्होंने ही अल्फो पे हल्फ उठाया है। इन्होंने ही, आज भी देखिए ना, जितने मसाइल अवाम के हैं उस पर तो कोई सुओ मोटो नहीं होता, उस पर तो कोई बात नहीं होती। हाँ, सियासी केस सुनने का बड़ा शौक है, मसाले लगा लगा के टिकर्स बनवाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा भी इस मामले में होता तो वो ये मामला रेफर करती पार्लियामेंट को। ये पार्लियामेंट का इशू है, सियासतदानों का इशू। आपने वैसे तकरीबन वही बातें की हैं जो बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में की हैं, जिस पर बहुत से लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि गैर मुल्की मेहमान के सामने इतनी बातें कहने की जरूरत नहीं थी, अगरचे उनका नुक्ता नज़र दुरुस्त है, तो लेकिन सारी बातें वही हैं। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी। बहुत हम पता नहीं कन्फ्यूज़ हैं, या हम डिवाइडेड हैं, या हम अपनी अपनी ओपिनिएटेड हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं। मुझे नहीं पता हम क्या हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्क इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस के, जो हम बड़े अदारे जो हैं टकराव का शिकार भी हो सकते हैं, उससे मुब्तला है। डर यही है कहीं टकराव ना हो, और टकराव से बचने का क्या तरीका है? साबिर शाह साहब, कोई रहनुमाई तो करें ना आप। जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना, तो उसकी वजह ये होती है कि लोगों से सीख लिया जाए, उन कौमों से जिन्होंने तरक्की की हुई है। मिसालें देने का मकसद ये नहीं होता हम किसी को चढ़ा रहे हैं या टीज कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, इस वक्त मुझे एकदम ख्याल आया, तो मैं क्या आप गुफ्तगू करेंगे तो उसमें ले आए कि अमेरिका को भी मुसीबत पड़ी हुई है। वो भी अपने सुप्रीम कोर्ट को, जो बाइडेन कहता है मैं नकेल डालना नकेल डालना तो नहीं कहा, लेकिन मतलब यही था कि मैं नए कवानीन बनाना चाह रहे हैं, उनकी उम्रें मखसूस करना चाह रहे हैं, और उनके बारे में कुछ बहुत सारी बातें और भी कुछ वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ठीक करना पड़ेगा। वो भी अपने अदालतों से बहुत नाला दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है दुनिया में? देखिए, अमेरिका में फिर भी सिस्टम चलता है। आज से मसला नहीं, अमेरिका में भी ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बहस है, ये 1801 से शुरू हुई अमेरिका में, जब जॉन मार्शल, जो लेजेंडरी जॉन मार्शल चीफ जस्टिस के बने, शक नहीं, हाँ जी, उस 34 साल वो चीफ जस्टिस रहे। 3-4 प्रेसिडेंट्स को उन्होंने बनाए हुए कवानीन को स्ट्राइक डाउन किया। थॉमस जेफरसन, मैडिसन और भी को प्रेसिडेंट थे, मोनरो वगैरह, उनके कवानीन को उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया। ये बहस तब से चल रही है अमेरिका में, लेकिन उनका सिस्टम चल रहा है। आप देखिए, इकोनॉमी चल रही है, उन चीजों पे फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ मैं कहता हूँ इमरान खान को आप जनाब उम्र कैद दे दीजिए, आप इकोनॉमी चला लें, बिल्कुल उम्र कैद दें। अगर नहीं चल रही तो फिर देखिए क्यों नहीं चल रही इकोनॉमी, शायद को 10% फर्क पड़ जाए।
और दूसरी बात ये है कि मैं तो खुद बहुत बड़ा नकाद हूँ अदालती सिस्टम का। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 6 अदालतों में अपीलें चली जाती हैं, सारी सारी उम्र गुजर जाती है, कतरी खत का भी फैसला नहीं होता, नवाज शरीफ बेनिफिशियरी भी होते हैं अदालतों के, उनका नुकसान भी होता है। सेम गो फॉर पीपल्स पार्टी, सेम फॉर इमरान खान। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब की जो बातें हैं, मैं तकरीबन 85% उनसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सारा मैच सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जजेस ने पैंतरे बदले हैं पिछले साल 2 साल के अंदर। पहले वो इमरान खान जो है उनको दीवार से लगा दिया गया, अब रिलीफ की बारी आई है। चलिए अच्छा किया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर रिलीफ देना तो वो फौरी दीजिए, फिर किसी से डरिए मत, फिर खुल के दीजिए। और जहां तक बात है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेटर होती है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ये एक और बहस है, मैंने बहुत लिखा है अपनी जिंदगी में, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से लेके अब तक पिछले 16-17 साल में, कि दुनिया भर में अदालतों के बनाए, इसके पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती है और उसे माना जाता है। लेकिन देखना फिर वही है कि कहाँ किसकी क्या नीयत थी, कहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सही क्या उसकी इंटरप्रिटेशन हुई या नहीं हुई। ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पे तो बहुत बहस हो सकती है। ठीक है, हमारे बैरिस्टर आमिर हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जनाब क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? मीर साहब, क्योंकि आपने पहले भी वक्फा ले लिया, मैंने पहले भी तफसीली तौर पे सबको सुना है। देखिए, मेरा जो कहने का मतलब है, एक है जुडिशियल एक्टिविज्म और एक है जुडिशियल इंपीरियलिज्म। पाकिस्तान को जिसे हम आजकल जुडिशियल मार्शल लॉ भी कहते हैं। जी, ये जुडिशियल इंपीरियलिज्म जो है कि आप गैर आईनी फैसले करके जजेस उस पे अड़ जाते हैं और फिर उसके निफाज के लिए कई दफा पूरी कोशिश की जाती है और पूरा प्रोपेगेंडा किया जाता है। और फिर लोग ये कहते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है फैसला करने का, तो उस फैसले को माना जाए, भले वो आइन से मावरा हो। तो देखिए, आप तो मानेंगे, हमारे पास तो मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, पार्लियामेंट, वो कैसे सर झुका लेगी? वो जो आइन और कानून बनाती है, उसी की इंटरप्रिटेशन अगर जजेस को करनी है, तो किस तरह 14-15 जजेस के आगे पूरी पार्लियामेंट झुक जाएगी? क्या झुक जाना चाहिए? क्या पार्लियामेंट को अपने सारे फंडामेंटल उसके जो हैं राइट्स उससे सरेंडर कर जाना चाहिए? क्या चंद जजेस को ये इख्तियार हासिल है कि वो तारीख को जिस तरफ मर्जी मोड़ दें जब उनका दिल चाहे? मतलब अगर उनके बारे में कानून साजी की जाए कि जजेस का तकर्रुर किस तरह होगा, तो वो अपने जुडिशियल इंपीरियलिज्म और मार्शल लॉ के जरिए उसे बदल दें, वो वजीर आजम को घर भेज दें, वो बदमाशियां करने लगे, वो अपनी मर्जियां मनमानियां करने लगे, उनके बदौलत आइन के वो बन जाएं आइन से भी मावरा, मतलब वो जो चाहें लिख दें। तो ये तो नहीं होना चाहिए। एक चीज और बड़ी मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये जितने जजेस आते हैं, ये हमारा प्रोफेशन वकला से आते हैं, और हम वकील सियासत में सियासतदानों से भी माहिर हैं। हम तो साल में 3 से 4 इलेक्शन लड़ते हैं, हमसे ज्यादा सियासत कौन करता है? हमसे ज्यादा तो कोई सियासी नहीं है। तो ऊपर आगे ये 15-16 लोग कैसे सियासत से अलहदा होंगे? नहीं होते ना। इसीलिए ये जो डिवीजन आपको नजर आती है, अब ये सारा जो तमाशा लगा है, ये किस लिए लगा हुआ है? हर एक को अपना चीफ जस्टिस बनना है अपनी मुद्दत का। तो क्या कोई कानून के तहत फैसले हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो मैं यही कहता हूं, मेरा किसी पे एतराज नहीं है या मैं किसी की बात नहीं, हम तो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल इंपीरियलिज्म का पीपल्स पार्टी शिकार हुई है। इफ्तिखार चौधरी के सारे साल हम ही तो मुसीबत में रहे हैं। हमारे हर वजीर को उसने बदनाम किया, कटहरे में खड़ा किया। हमारे सदर को वो भेजना चाहता था स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट के पास, और आफिया सिद्दीकी को वापस बुलाना चाहता था। मतलब एक आम शहरी को वापस बुलाओ और सदर को मैजिस्ट्रेट के हवाले करो। ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म कहता है। ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म कहता है कि पार्लियामेंट का बनाया कोई कानून ना मानो। तो हम जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, तमाम इदारों को अपने अपने दायरे इख्तियार के अंदर रह के काम करना है। पार्लियामेट को भी वो फैसले आमिर साहब, अब आपकी बात, मेरा ख्याल है आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपकी बात बड़ी वजाहत के साथ आ गई है। नाज़रीन किराम, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, वहीं से शुरू करते हैं जहां से बहस को ख़त्म किया था। मिनिस्टर शाहिद मसूद खान साहब, अब मौका है आपका, आप अपना नुक्ता बयान कीजिएगा, फिर मैं जाफर इकबाल साहब के पास जाता हूँ। बात यह है कि पहले डरा रहा हूँ कि इसके बाद जाफर इकबाल साहब आएंगे। जब तक इदारे अपने डोमेन में रहकर काम नहीं करेंगे और जब तक वो अपने डोमेन से एक्सीड करेंगे, इस तरह के मामलात, इस तरह का क्रिटिसिज्म, इस तरह की तनकीद आती रहेगी। सबसे पहली बात यह है, देखें, जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात करते हैं तो हम लोग जब
बात करते हैं तो हम अपना माजी और हाल दोनों को भूल जाते हैं। जाफ़र इकबाल साहब ने बात की 2013 से लगे और 2018 तक उन्होंने पूरी गर्दान बोली। शायद वो ये भी बोल जाते कि सुप्रीम कोर्ट जो इदारा था उसके ऊपर हमला किसने किया। शायद वो ये भी बोल जाते कि यूनिफॉर्म पहन के कौन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर पिटीशन लेकर गया था, ट्रायल कोर्ट, वो उस वक्त किसी को कुछ याद नहीं आता था। शायद जो है इस मामले के इन मामलात को भी देख लिया जाता, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बात नहीं करूंगा। देखिए बात यह है कौन फैसला करेगा, जुडिशियल एक्टिविज्म है या जुडिशियल इंपीरियलिज्म है, कौन फैसला करेगा। अगर पार्लियामेंट एक कानून बनाती है, पार्लियामेंट, और जिस तरह आगे साबिर साहब ने बात की कि पार्लियामेंट के कानून स्ट्राइक डाउन हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर ये कोई अनहोनी बात नहीं हो रही, लेकिन ये अनहोनी ज़रूर हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है और पार्लियामेंट उस फैसले को फ्रस्ट्रेट करने के लिए नीचे कानून साजी करना शुरू कर देती है कि जी सेक्शन 3 के तहत हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देंगे। ये गलत है, ये बदनीति के ऊपर मबनी है। इन मामलात को ना तो इस तरह लीगल सिस्टम चलते हैं, ना इस तरह आइन की वफादारी होती है, ना इस तरह रियासतें चलती हैं। सबसे बड़ी बात ये सर, देखिए जिस तरह इन्होंने पहले बात की कि अदलिया को अपना काम करने दें। अदलिया का काम क्या है? अदलिया का काम है कि उन्होंने फैसले देने हैं जहाँ पे आईने पाकिस्तान उनको ये कहता है कि आपने जो कानून साजी होगी और आइन की तशरीह आप करेंगे। क्या ये मामला जिसके ऊपर आज इतना हम लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि ये आइनी तशरीह नहीं मांगता था, ये तो सारे मानते हैं कि इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। ये हुकूमती लॉयर्स मान रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मान रहे हैं, यहाँ पे बैठा शायद बैरिस्टर साहब भी मेरी इस बात से एग्री करें कि इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। जब व्हेन इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन देन इट नीड्स इंटरप्रिटेशन। अगर इंटरप्रिटेशन आई है, आप उसके अंदर रिव्यू के अंदर गए हुए हैं, लेट द रिव्यू डिसाइड। रिव्यू का फैसला हो जाए, आप आ जाइएगा, बात कर लीजिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, फिर तो हर फैसले के ऊपर हम क्रिटिसिज्म करेंगे, इस तरह लीगल सिस्टम नहीं चलेगा, इस तरह इदारे नहीं चलेंगे, इस तरह सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी को हम बहाल नहीं कर रहे, बल्कि इस तरह हम और ज़्यादा केओस की तरफ जा रहे हैं, जो मामलात रियासत पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होंगे। ठीक जी, चौधरी जाफर इकबाल साहब क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पर? आप ज़्यादा इल्ज़ामात लगते हैं, हुकूमत पर भी लग रहे हैं, और पार्लियामेंट जो कुछ फैसला करती है वो कहते हैं हुकूमत कर रही है, हुकूमत करा रही है। क्या सारी सूरत हाल क्या नज़र क्या आती है? टकराव हो रहा है या कुछ? टकराव तो बहुत अरसे से है और चल रहा है, और टकराव बहुत सादा सा है। अब उसको कोई माने या ना माने, वो ये है कि जी जो पार्लियामान है उसकी बालादस्ती नहीं कबूल करनी, सिंपल इज दैट। लेकिन मैं और आप जिस नजरिए और सोच से ताल्लुक रखते हैं, जो हम चाहते हैं, हम ना तो उतने ताकतवर हैं कि बंदूक उठा सकें, ना उतने ताकतवर हैं कि हम कोई अदलिया का उनसे कह के रीराइट कुछ करवा लें। तो हम तो जीते हैं और हमारी आस उम्मीद उन कवानीन से है जो आइन के अंदर हैं, और आगे जो सूबाई हुकूमतों ने बनाए उसमें मेरी और आपकी बका है, एक आम आदमी की बका है। बाकी ये जो ताकतवर हैं, मेरे दोनों भाई बैरिस्टर हैं, ये वकला एक अपनी जगह ताकत है, वकला में से जजेस बनते, ये भी कहा गया, बिल्कुल बात दुरुस्त है, वहीं से आते हैं। और मेरी और आपकी ताकत कौन है? वो पार्लियामान है। हम तो पार्लियामान की बालादस्ती की बात करेंगे। अब ये जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, तब भी इन्होंने कोई एक इकदाम बता दें पार्लियामान को बालादस्त बनाने का किया हो, कोई एक। पार्लियामान को बालादस्त बनाने का तरीकाकार क्या है कि आप बजाय अक्सरियती उससे फैसले करने के, आप कसरत राय से और उसको छोड़ के इत्तफाक राय पे आए। अच्छा, जब इत्तफाक राय पे पार्लियामान आएगी, 1973 का आइन आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इत्तफाक राय से बना, कसरत राय से नहीं बना। इसी तरह बाद में जो तरमीम हुई जरदारी साहब की हुकूमत में, 18वीं तरमीम, तब भी वो पार्लियामान सारा उसके ऊपर मुत्फिक था। अब पार्लियामान को किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा? वो साहब जो बाहर डी चौक में लोगों की नकलें उतार रहे थे सियासतदानों की, आज उसी महमूद खान के पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं, और कि जी आप आगे चलिए, आप जो बातें करते हैं बड़ी भली हैं। भाई महमूद खान तब भी यही बातें कर रहे थे, महमूद खान अचक गई। आज आप मौलाना की इमामत में नमाज पढ़ने के लिए बड़े बेचैन हैं, आप तकबीर कहने के लिए भी मसल्ले पे खड़े हैं कि कब जो है वो मौलाना खड़े हों और आप पीछे उनके मुक्तदी बने। तो भाई बात यह है कि आपने पार्लियामान की बेतौकीरी की। 2013 की बात मैं इसलिए करता हूं
दोबारा करूंगा, मेरी गर्दान समझी जाए, जो कुछ समझा जाए। और फिर अदालतों की बात भी इसलिए करूंगा, परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ इस पार्लियामान ने अदालत बनाई और उस अदालत को किसने अंडू किया? इन्हीं अदालतों ने फिर अंडू किया। नहीं जी ये अदालत ही खत्म कर दो जी, बस कोई नहीं जी, ठीक है आइन तोड़ा था तो क्या हुआ, अगर आइन मुअत्तल किया था तो क्या हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट को मुअत्तल किया था तो क्या हुआ, इमरजेंसी लगाई थी तो क्या हुआ, कर दिया इन्होंने। मैं और आप फिर उसी तरह देखते रहे। और आइन की बहाली की जद्दोजहद करते हुए कौन? मैं और आप ही आगे थे, आम पाकिस्तानी आगे था, वकला भी मौजूद थे, कुर्बानियां दी। और आज फिर उसी नहज पे ला खड़ा किया किसने? इमरान खान ने। अब आप अभी कोई साहब कह रहे थे जी आप उन्हें उम्र कैद दे दी, हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमने तो उन्हें इस पाकिस्तानी कौम ने ओपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने के लिए कहा। अब इमरान खान साहब ने क्या किया? कंसेंसस बिल्ड करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने पार्लियामान के दोनों ऐवानों की एक मुश्तरका कमेटी बनाई, जिसने पार्लियामानी रहनुमा थे वो उसके मेंबर बनाए और को चेयर करते थे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली। मुझे बता दीजिए इमरान खान साहब ने कभी एक दिन उस कमेटी के इजलास में हाजिरी दी हो, पार्टिसिपेट किया हो कंसेंसस बिल्ड करने के लिए और मुल्क को आगे चलाने के लिए? ठीक बात आगे आप आ जाइए, हाँ एक मिनट सिर्फ, जी फिर जी आगे आ जाइए, कोई बैरून मुल्क से मेहमान आया, जब इमरान खान साहब ओपोजिशन लीडर थे बनीगाला जाके बैठ जाते थे, नहीं जी मैं तो पार्लियामान नहीं जाऊंगा। तैयब अर्दगान आए तब भी हुआ, चाइनीज प्रेसिडेंट आए तब भी हुआ, मलेशिया के प्रेसिडेंट आए तब भी हुआ, फिर वजीर आजम बन गए, फिर क्या रवैया था? जब इंडिया ने हमला किया हमने उनके प्यारे मार गिराए, सिक्योरिटी इदारे जो है ब्रीफिंग देने के लिए आ रहे हैं, बट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट देयर। क्या मजाक है? और अभी फिर जो 9 मई की आज कहते हैं माफी दे दें, मेरे बंदे निकल आए, तो ये कल तक तो बड़े बाजू चढ़ा के कह रहे थे हमने किया, कल तक तो ये मतलब एक नहीं 3 साजिशें इन्होंने की। और ये ठीक है जनाब जज साहब, ठीक है आपकी बात ठीक है। मेरे ख्याल में दोबारा आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और बहस को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, साबर शाह साहब आपसे ही मुझे शुरू करना है। मसला ये आप पड़ा है कि ये कहते हैं कि अदालत का फैसला हतमी है, ठीक कहते हैं, यानी इसमें शक नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ गड़बड़ बड़ी हुई है। मसलन जजों का तकर्रर एक कमेटी करती है जिसमें अदलिया का एक तरह का कंट्रोल होता है, उसको पार्लियामेंट की कमेटी अप्रूव करती है। फ़र्ज़ किया वो रिजेक्ट कर दे तो अपील आ जाए, अदलिया दोबारा उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। इस तरह अदलिया ने सारे इख्तियारात खुद अपने हाथ में ले लिए हैं। अब पार्लियामेंट भी यही ट्राई कर रही है कि इख्तियारात अपने हाथ में ले लें। तो ये तो कोई फिर म्यूजिकल चेयर की लड़ाई है जिसमें तो फिर किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। क्या रास्ता निकलेगा हमारे लिए, आप और हमारे लिए रास्ता क्या निकलेगा? सजाद मीर साहब, अभी जाफर इकबाल साहब और हमारे दोनों बैरिस्टर साहिबान ने जितनी बातें की तमाम की तमाम दुरुस्त हैं और तमाम के जवाबात हमें बहुत सारे सालों से नहीं मिल रहे। There is a total chaos, rumpus, pandemonium in the country. इसको कौन हल करेगा? Either send the judges packing or hand over the pink slip to the parliament. Can you do it? You can't do it. आपने मिसाल दी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। देखिए इंडिया में कोलेजियम ऑफ जजेस होता है, जजेस अपॉइंट जजेस, दे रिकमेंडर, दे अपॉइंट जजेस। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही खत्म नहीं होता जब तक जज जो है उसकी जो लाहौर हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट हो या इवन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस तक की अपॉइंटमेंट में यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ की कोई चीज भी तो ठीक नहीं है, इसको ठीक कौन करेगा? मैं तो ये बात कर रहा हूँ, आप जो मर्जी कहें कि जी वो वॉर इकोनॉमी होती है, जब मार्शल के दौर होते हैं तो इकोनॉमी बूम करती है, वट एवर यू कॉल इट। पाकिस्तान हैज ऑलवेज प्रॉस्पर्ड अंडर पाकिस्तान आर्मी का किरदार कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। अब मैं इसको क्या मिसाल दूं? सारी पॉलिटिकल साइंस की किताबें बाहर उठा के फेंक दूं जिन्होंने मुझे डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस बताई हैं? क्या वो फॉल्स डेफिनेशंस हैं? क्या वाकई डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे? बाहर के मुल्क क्यों पैसा देते हैं पाकिस्तान को, एड देते हैं जब फौजी हुक्मरान आते हैं? मुझे तो ये मसला है कि इकोनॉमी को ठीक करें। बिजली के बिल आप ज्यादा भेज रहे हैं, टैरिफ ज्यादा कर रहे हैं, ऊपर से ओवर बिलिंग कर रहे हैं यार, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं आप। देयर इज नोबडी टू लुक इनटू इट। इवन सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए, लोगों को सजाएं देनी चाहिए कि लोगों पे से इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। क्या लोग सड़कों पे आ जाएंगे फिर फैसले अपने हाथ में ले लेंगे? आज नहीं तो कल, फैसले नहीं तो 5 फैसले ये करने वाले हैं, जो कोई भी करे, पार्लियामेंट करे या सुप्रीम कोर्ट करे या कोई करे,
कि लोगों के पास बिजली के बिल जो है ना वो अदा करने के पैसे नहीं। जी आमिर हसन साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, क्या आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मसाइल का मैं शाह साहब से इस पे एग्री करता हूँ कि हम सब लोग मसाइल तो जानते हैं, उनका हल ना होने की वजह ये है कि पाकिस्तान की सियासत में जब भी इस्तेहकाम आने लगता है या पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर होती हैं, अगर आप 80s और 90s में चले जाएं तो उस वक्त PMLN किसी के हाथ में खेल रही थी और इस्लामी जमहूरियत था, वो आपको पता है सारी कहानी, जिसे इन्होंने माजत भी की मिसाक जमहूरियत में। अच्छा, जब सियासी कुव्वतों ने फैसला किया, मिसाक जमहूरियत किया, हम आगे बढ़े आइन में, तो एक सियासी कुव्वत के नाम पे एक ऐसी कुव्वत खड़ी कर दी गई कि जिनके पास डायलॉग नहीं है। वो हुकूमत में हो तो फिर भी डायलॉग नहीं है, वो अपोजिशन में हो तो फिर भी डायलॉग नहीं है। देखिए ना, आजकल आप कौमी असम्बली का माहौल देखें कि वहां पे 2-2 घंटे बोलते हैं अपोजिशन के लोग, लेकिन कोई दूसरी पार्टी का बोलेगा तो फिर गालियां बकी जाएंगी, फिर किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, फिर मछली मंडी ऐवान को बना दिया जाएगा। तो जब आप बात नहीं करेंगे, और फिर दूसरा कि आज भी किसी की असूली जंग नहीं है, ये दोनों जमातों का अगर आप ले लें तो कोई असूली जंग है। कल जब पूछा जा रहा था कि बाजवा साहब क्या ये आइन के मुताबिक है, तो आज अगर वो कह रहे हैं कि आज वाले गोद में क्यों बैठे हैं, तो दोनों का असूली नहीं है। कल भी उनका तकाजा ये था कि PTI को गोद से उतारो और हमें गोद में बिठाओ। आज PTI का मुतालबा ये है कि इन्हें गोद से उतारो और हमें गोद में बिठाओ। और हम एक अरसे से लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर यही हमने मिसाके जमहूरियत किया, यही हमने आइन किया, यही हम इनके साथ, उस वक्त हम हुकूमत में नहीं थे जब हम कह रहे थे कि 3 साल आने वाला शख्स किस तरह चला सकता है निजाम को। तो हमने ये बात तब भी की थी, हम आज भी कर रहे हैं। खुदा के लिए आज सीखें, तमाम इदारे सीखेंगे अगर सियासतदान मुत्तहद होंगे, अगर पार्लियामेंट के अंदर हम बैठेंगे, एक असलूब तय करेंगे, एक हम असूल बनाएंगे, एक दूसरे को गाली बकना बंद करेंगे। जी मीर साहब, देखें बात जो मेरे दोनों भाई कह रहे हैं, 77 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, और 77 ईयर्स के बाद इस 77 ईयर्स के अंदर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 3.5 साल की है। लेकिन लगता है ऐसे है जैसे ये 77 साल के अंदर जो कुछ गलत हुआ, वो अदलिया के अंदर गलत हुआ, पार्लियामान के अंदर गलत हुआ, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर गलत हुआ, उस सारों का मरकज़ी किरदार ब्लेम करने के लिए इमरान खान है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि 3.5 साल की गवर्नमेंट उसकी, और ये पहले 1980s 70s से लगते हैं, 1980s का डेकेड भी, 90s का डेकेड भी, फिर 2000 का डेकेड्स भी, ब्लेम गेम, एक दूसरे की हुकूमतों को ख़त्म भी करते हैं, करेक्टर असैसिनेशन भी करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जाते हैं, और उसके बाद आज सिर्फ उस इमरान खान के मुकाबले में दोनों इकट्ठे मिलकर बैठे हुए हैं। आज इनको इमरान खान की हर जो है वो ऐब नज़र आता है, लेकिन वही ऐब अपने अंदर मौजूद था वो इनको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, और ना ये उस साइड पे जाएंगे, ना उस चीज़ की बात करेंगे। जब पार्लियामान की आप बात करते हैं तो पार्लियामान को कौन कहता है कि बालादस्त ना होने दो, कौन कहता है कि जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े ना हो, कौन कहता है आज जमहूरियत को मजबूत करें ना, आए जमहूरियत को मजबूत करें। आज आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है, आज आप सारे मिलके उसको कॉर्नर कर रहे हैं, और जब आपकी बारी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है या मतलब दूसरी जमातों के हवाले से आप बात करते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपका मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है। कल जब आप 2013 के अंदर हुकूमत के अंदर थे, आपकी टोन क्या थी, और उस वक्त अगर इमरान खान ने जो भी तब्दीली लानी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरी अंदाज के अंदर अगर धरना दिया, तो क्या ये आईने पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता था कि वो धरना दे? आज हमारे साथ हो क्या रहे, आज हम कहते हैं हमने एहतजाज करना है, आप जमहूरी कुव्वतें हैं, दोनों जमातें इक़्तिदार के अंदर बैठी हैं, क्या हमें एहतजाज करने देते हैं? हमें बार बार जो है अपना मामला आप एहतजाज करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, लेकिन आवाम बिजली का बिल कम कराना चाहते हैं, उसका कोई इलाज ढूंढें। तो सर हम एहतजाज इसीलिए तो करना चाह रहे हैं कि आज आवाम पिस के रह गई है। फार्मूला है कि इससे बिजली के बिल कम हो? सर बिल्कुल, हमारे पास देखें, हम सियासी लोग हैं, हमारे पास सवाए एहतजाज के और कोई हल नहीं। चलें ठीक है, हम पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करते हैं, पार्लियामान के बाहर भी एहतजाज करते हैं, आपकी बात आम आदमी की फलाह के लिए बात करते हैं। सर जी जाफर इकबाल साहब, आप फरमाइए कैसे कंक्लूड करेंगे इस गुफ्तगू को? जी कंक्लूड एक तो इस तरह के, ठीक है हमें गोद में बैठने का, गोद से उतरने का बहुत शौक है, लेकिन चेयरमैन सेनेट की सीट और जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत, वो शायद किसी और मुल्क से आके या किसी और शख्स ने ली होंगी।
तो बैरिस्टर साहब बिल्कुल ठीक है, ना हम दूध के दूल्हे हैं और ना आप अभी अभी हज करके आए हैं। जहां आपको मौका मिला आपने हमारी वहां सूबाई हुकूमत गिरा के उसका हिस्सा बन के, और बलोचिस्तान में अपनी मर्जी से जरदारी साहब ने हुकूमत ली, सेनेटर्स बनवाए, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कैसे शिकस्त हुई, कौन वोट किधर गया, वो सारी बहरहाल इस पोलिटिकल हिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, लेकिन मसले का हल क्या है फिर, ये हम जानना चाहते थे। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, और अभी भाई कह रहे हैं कि सदारत या चेयरमैन सेनेट बने अपने वोटों की वजह से देता है, बिल्कुल आइन एहतजाज का हक देता है, जहां वहां आइन ये भी कहता है कि किसी आम शहरी के हकूक मुअत्तल ना हो। आपने तो मेरे मतलब टीवी तोड़ना चाहा, मेरी पार्लियामान तोड़ना चाहिए, फिर एक जस्टिस साहब ने आपको इजाजत दी एहतजाज करने की। हम कह रहे थे कि आप श्रीनगर हाईवे पे ग्राउंड में करें, और जो अता बंदियाल साहब ने कहा नहीं जी, जहां खान साहब चाहते हैं वहां करें एहतजाज। फिर लोगों ने देखा, आपने दरख्त जलाए, बागीचे जलाए, आपने सारा कुछ तोड़ा। अगर इसको एहतजाज कहते हैं तो भले, तो जो आप कह रहे हैं जी 77 साल और 3.5 साल में मेरे भाई आपने वो तबाही की है जो शायद 77 साल में सारे लोग मिलकर नहीं कर सके। ना आपने पार्लियामान की तौकीर की, ना आपने अदालतों की तौकीर की, ना आपने किसी कोई एक शोबा, सहाफत ले लें, वकला ले लें, कुछ गिनती कर लें, कहीं आपने कुछ नहीं छोड़ा। और आपने कंट्रीब्यूट किया जीरो, यानी आपने अपने 3 साल के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक काम किया हो। मईशत कैसे बेहतर होती है? जिस मुल्क का PSTP जितना बढ़ता है उतनी उसकी मईशत बेहतर होती है। 2013 में 325 सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सच्चाई साहब बात सारी सब ने अपने दिल की भड़ास भी निकाल दी, मसला भी बयान कर दिया, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म पर नहीं, मेरा ख्याल वक्त मेरे पास इस वक्त नहीं है, फिर इस पर अलग बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। बहुत तफसील के साथ हमने गुफ्तगू कर दी, मुझे बार बार इशारा मिल रहा है कि बहस को मैं अब वाइंड अप करूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुलकर बहस हुई, पार्टीजन बहस भी हुई, लेकिन मसला यह है कि अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान जिस टकराव का खदशा है उससे कैसे बचा सकता है, ये हमारा मसला है। इस मसले का हल हमें तलाश करना पड़ेगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।